वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2024 का ये पेपर रहने वाला है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट होते हैं। यानी जो हिंदी का टोटल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट और 80 मार्क्स का आपका ये सैद्धांतिक पेपर। इसमें जो आपको समय मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। स्टूडेंट, ये जो 15 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अच्छे से निर्देश पढ़ लेते हैं, प्रश्नों को तय कर लेते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है। या जो गद्यांश वाले हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हैं, गद्यांश वाले हैं तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं इसमें, और प्रश्नों को डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन से प्रश्न करने हैं और उसमें कितना लिखना है। तो ये सब आप इन 15 मिनट में ही करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय होता है जो ये आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट का मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें 2 खंड हैं, अ खंड तथा ब खंड। ठीक है, अ खंड हिंदी से संबंधित और ब खंड जो संस्कृत की आपकी किताब है उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप अ ई खंड करें या ब ई खंड करें। जिस खंड के आप प्रश्न नहीं करेंगे उसके आपको आंसर, जिस प्रश्न नहीं करेंगे तो उसके आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है कि यथासंभव उत्तर क्या लिखिए, क्रमवार लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 कीजिए, या क्वेश्चन नंबर 1 के जितने खंड हैं उनको पहले कर लीजिए, फिर 2 के सारे खंडों को कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 ही कीजिए। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके जो प्रश्न हैं वो क्रमवारी हों, उत्तर क्रमवारी ही लिखे जाएं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी कोई भी प्रश्न है उसके सामने अंक है कि ये 1 नंबर का है, ये 8 नंबर का है। तो इस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि 1 नंबर के प्रश्न में आपको कितना लिखना है। तो 1 नंबर के जो प्रश्न है इसमें आपको ज़्यादा 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। और जो 8 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको कम से कम 250 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लें। ऐसा ना हो कि 8 नंबर के प्रश्न में आप सिर्फ 2 या 4 लाइन लिख रहे हैं और 1 नंबर के प्रश्न में आप 8 लाइन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स तो आप कितने में लाइन लिखेंगे, मार्क्स तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 8 नंबर के प्रश्न में आप सिर्फ 4 ही लाइन लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये जरूरी निर्देश थे। अब हम शुरू करते हैं और पहले हम खंड अ देख लेते हैं। तो चलिए, खंड अ में है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आपने ये गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। जो आपको शुरुआती 15 मिनट मिलते हैं आप उसी में इस गद्यांश को पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू करें। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, यहाँ से शुरू करें। इसको मैंने पढ़ लिया है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और यहाँ तक इसको पढ़ें। उसके बाद जो प्रश्न आते हैं, जैसे इसमें पहला प्रश्न है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ लिखा है तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट कर लें कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह दूसरों की उन्नति को देखकर उनसे ईर्ष्या रखने के कारण कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, सदैव कष्ट ही भोगता रहता है। भला इससे बड़ा दंड उसके लिए और क्या हो सकता है, इसलिए उसको दंड देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया है और समझ भी लिए हैं। ख है इसका, खंड ख है, मनुष्य निंदा क्यों करता है। तो मनुष्य अपनी हीनता और कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों की निंदा करता है। यही निंदा आगे चलकर ईर्ष्या द्वेष में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक हो गया। देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है। तो देवताओं को कर्मनिष्ठ मनुष्यों से ईर्ष्या होती है। घ है, ईर्ष्या द्वेष से बचने का क्या उपाय है। तो कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन कर्म या कठिन परिश्रम और निष्काम कर्म भावना ईर्ष्या द्वेष से बचने का एकमात्र उपाय है। तो इसका आंसर यहाँ तक हो गया। इसमें जो लास्ट प्रश्न होता है सभी में आएगा आपको कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आपको कोई भी गद्यांश आएगा उसमें आपको शीर्षक बताना होगा कि आपके हिसाब से इसका शीर्षक क्या होगा।
अगर आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको शीर्षक बहुत आसानी से पता लग जाएगा। तो जैसे इसका शीर्षक हो सकता है निंदा, कारण और निवारण, ये इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये आपके निबंध होते हैं, आपको ये तो आप क करें ये तो ख करें, ये 250 शब्दों में लिखने होते हैं और बहुत बड़े हो रहते हैं। ठीक है, मैं किसी और दिन या किसी और वीडियो में इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखें। यानी आपको पत्र लिखना है एक, और आपका जो नाम होगा वो क ख ग होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले हम पत्र शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने हिंदी के स्टूडेंट बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। और अन्य सब्जेक्टों के भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या आप चैनल के पेज पे जाके या प्लेलिस्ट में जाके सारे सभी विषयों के वीडियो को देख सकते हैं। वो जो आपकी आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगी। ठीक है, जो पुराने पेपर हैं या पिछले सालों के पेपर हैं वो उनको सॉल्व करने से, अगर आप 3 से 4 साल के पेपर सॉल्व कर ले, इनफैक्ट अगर 3 साल के भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी लगभग 60 से 70% नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, क्योंकि उन्होंने आपको क्या किया था, जन्मदिन के लिए आपको उपहार दिया था, और आपको उनके लिए एक धन्यवाद पत्र लिखना है। और आपका नाम पहले बता चुका मैं कि आपका नाम क ख ग होगा, काल्पनिक नाम होगा, आप अपना सही वाला नाम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना प्लेस लिखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारा प्लेस देहरादून उत्तराखंड है, दिनांक 28 फरवरी 2024 है, इस दिन ही पेपर हुआ था। तो ये हमने पत्र लिखने की दिनांक तय कर ली। उसके बाद आप पत्र लिखें। ठीक है, हमने माना कि आपके जो मित्र का नाम है विनय है, या आपके मित्र का कुछ और नाम है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रिय मित्र विनय, मुझे खुशी है कि तुम मेरे जन्मदिन पर पूरे परिवार के साथ आए। आशा है कि तुमने पार्टी का आनंद लिया होगा और सुरक्षित घर पहुंच गए होंगे। सबसे पहले मेरे जन्मदिन पर तुमने जो सुंदर घड़ी भेंट की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह उपहार मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह का परिचारक है। उपहार के रूप में तुमने जो मेरे लिए सुंदर घड़ी भेजी है वह मेरे सभी परिजनों को बहुत पसंद आई है, और मुझे तो खास तौर पर पसंद आई है। सभी लोग इस उपहार को देखकर बहुत खुश हैं। तुम्हारी और तुम्हारे उपहार की तारीफ भी की है इन्होंने। इस उपहार से मुझे समय का पता चलता रहेगा। पहले आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लें, और फिर इसका जो थोड़ा सा रह गया, और अद्भुत और उपयोगी उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक उपहार से अधिक यह मेरे प्रति तुम्हारे प्यार को दर्शाता है, और मैं तुमको हमेशा अपने साथ पाकर बहुत धन्य महसूस करता हूँ। तुम्हारा मित्र क। यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, अथवा वाला है, निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु। किसके लिए आपको पत्र लिखना है? शैक्षिक भ्रमण के लिए आपको पत्र लिखना है कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ओर से प्रधानाचार्य, किसको पत्र लिखना है आपको? प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, और आपका नाम काल्पनिक नाम है क ख ग। ठीक है, यानी आप शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप अपने प्रिंसिपल को सभी विद्यार्थियों की तरफ से, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की तरफ से एक पत्र, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पे श्रीमान नहीं लिखा मैंने, आप श्रीमान भी अवश्य लिख लेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज ऋषिकेश, यहाँ पे विषय लिखेंगे। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र, और यहाँ पे से महोदय लिखेंगे। तो पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पे से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आप महोदय से लेकर और सहमति दे चुके तक आप पत्र लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए, यहाँ तक आप नोट कर लें। उसके बाद जो इसका
थोड़ा सा हिस्सा बच गया, रिमेनिंग पार्ट है कि अथवा आपसे अनुरोध है कि इस शैक्षिक भ्रमण हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे प्रार्थी कक्षा 10 के समक्ष छात्र क। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चूंकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो आप दोनों को लिखेंगे। ठीक है, एक को नहीं लिखेंगे आप। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नांकित खंड क एवं ख में क्रियापद छांटी। आपको क्या करना है, क्रियापद छांटना है और उसके भेद भी लिखना है आपको। ठीक है, पहले जैसे क वाला देख लेते हैं हम कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसमें क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद खेलता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको उसका भेद भी छानना है कि ये क्रिया कैसी क्रिया है, तो ये क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें ख वाला है कि वह कक्षा में पढ़ रहा है, तो इसमें जो क्रियापद है वो क्या है, पढ़ रहा है। और ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर ये नहीं जानते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं वहाँ इसका विस्तार से उत्तर दूंगा, या अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम व्याकरण के लिए। ठीक है, आई होप कि आपने ये दोनों प्रश्न नोट कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। गौ और गौ देख लेते हैं। गौ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह सब जगह मौजूद है। आपको इसमें क्या करना, समुच्चय बोधक शब्द छांट के लिखना है। तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द क्या है, अर्थात। ठीक है, आप ऐसे वहाँ भी लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और अर्थात लिखेंगे। घ वाला है शाबाश, और यहाँ पे देखिए आप चिन्ह लग रखा है। ठीक है, शाबाश तुमने महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इसमें आपको क्या करना है, विस्मय बोधक शब्द छांट कर लिखना है। तो ये विस्मय बोधक शब्द क्या है, शाबाश। अब शाबाश क्यों है, क्योंकि इसमें विस्मय बोधक चिन्ह लग रखा है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह कौन कौन से होते हैं कमेंट में बताइए जरा। ठीक है, आप इस वाले चिन्ह को क्या कहेंगे, ये वाला चिन्ह है ये डंडी जैसा, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ये वाला चिन्ह है ये ऐसे वाला, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित का यथार्थ निर्देश उत्तर दीजिए। जैसे निर्देश दे रखे हैं आपको वैसे उत्तर देने। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क है, गोपाल ने नवनीत खाया। तो आपको इसको क्या करना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है आपका। ठीक है, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा, गोपाल द्वारा नवनीत खाया गया। ठीक है, ख वाला है, राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया। इसको आपको क्या करना है, कृत्यवाच्य में बदलना है। तो इसका कृत्यवाच्य क्या हो जाएगा, राम ने धनुष तोड़ा। गौ है, माली फूल उगाता है। आपको इसको क्या करना है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना रचना की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, तो वाक्य का प्रकार लिखना, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, आप वहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका हम घ खंड देख लेते हैं। घ खंड है, यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते। तो रचना की दृष्टि से वाक्य लिखना आपको, फिर से इसमें रचना की दृष्टि से लिखना है। तो रचना की दृष्टि से ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, आप निश्चित रूप से परिश्रम कर रहे हैं तो आप प्रथम श्रेणी नहीं, मैं समझता हूँ आप 100% मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, आप निश्चित रूप से 100% मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ प्रथम श्रेणी नहीं अचीव करेंगे। लेकिन ये प्रश्न आ रखा है, तो ये कौन सा प्रकार वाक्य का प्रकार है, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का क है, निम्नलिखित शब्दों में पयोधर। ये देख लीजिए क्या लिखा है, पयोधर शब्द का अर्थ छांट के लिखिए। आपके पास 4 खंड होते हैं, ये विकल्प वाला है कि पर्वत, वारिद, निरिधि, नीरज। ठीक है, तो पयोधर का मतलब क्या होता है, बादल और वारिद। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची है ये क्या है, वारिद। ख है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। तो राकेश मतलब चंद्रमा। ठीक है, और
मयंक, सुधांशु, राकेश, चंद्रमा, ये तीनों क्या है, राकेश के पर्यायवाची हैं। सिर्फ दिनकर नहीं है। दिनकर क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश का, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी कर लेंगे। आपको 2 काव्यांश दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 2 काव्यांश दे रखे हैं। आपको उनमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। वहाँ प्रश्न दिए रहते हैं 3, तो इन 3 में से आपको सिर्फ 2 देने हैं। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, 3 ही प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। लेकिन चक क्या होते हैं, चक तो 2 ही प्रश्न होंगे। ठीक है, और अगर प्रत्येक में आप ऐसे ही करेंगे तो लास्ट में आपके प्रश्न छूट जाते हैं। आपको समय कम पड़ता है और आपके प्रश्न छूट जाते हैं और ना आपको मार्क्स पूरी मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, एक काव्यांश करना है और किसी एक काव्यांश में से भी सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आई होप कि आपने समझ लिया। ये आपको पेपर में करना है, लेकिन अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों ही काव्यांश को देखेंगे और दोनों काव्यांशों के जो 3-3 प्रश्न हैं उन तीनों को ही आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये आप पहले इस काव्यांश को यहाँ से और यहाँ से तक पढ़ लेंगे। ठीक है, कुठारा तक आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं इनके। प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है और आप इस कविता का अर्थ जानते हैं तो आप आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे कि लक्ष्मण हंसकर और थोड़ी प्यार से कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, आप अपने को महान योद्धा समझते हैं, इसलिए आप अपना फरसा बार बार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हाड़े की बतिया यानी छोटा फल नहीं हूँ कि जो तर्जनी देखते ही मर जाऊंगा। तो आप इस प्रश्न का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फिर ख वाला देखिए, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। तो लक्ष्मण ने अपनी कुल रघुकुल की उस परंपरा का उल्लेख किया जिसके अनुसार देवता, ब्राह्मण, भगवान और भक्त, गाय, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, इसका जो तीसरा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 3 प्रश्न आते हैं। इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पूरे तीनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप सिर्फ 2 ही प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है, यहाँ कोम्हड़ बतिया को नाही में निहित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। कुम्हड़ बतिया से यहाँ पर आशय छुई मुई के पौधे के समान बहुत कमज़ोर, डरपोक तथा अथवा निर्बल व्यक्ति से है। छुई मुई का पौधा अंगुली मात्र के स्पर्श से मुरझा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब आपको जो दूसरा पैसेज आता है उसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक इस काव्यांश को पढ़ लीजिए, गागर रीति तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसमें क है, असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि उन अगणित लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें अपनी दुर्बलताओं का उल्लेख किया और उन्हें लोगों की व्यंग, मलिन उपहास का सामना करना पड़ा। तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अपना व्यंग, मलिन उपहास का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे कि अपना व्यंग, मलिन उपहास कहने का कवि का आशय स्वयं की भूलों पर हंसना और दूसरों की व्यंग का पात्र बनने से है। यानी आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो ये आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें गौ वाला प्रश्न भी है कि गागर रीति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए कि सिर्फ 2 करने हैं आपको। ठीक है, सिर्फ आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। क वाला देख लेते हैं कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है, अट नहीं रही है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है,
उसके बाद ख है नागार्जुन की फसल शीर्षक का सार संक्षेप में अपने शब्दों में बताइए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फसल सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा रचित गंभीर भावों को प्रकट करती हुई एक भावपूर्ण कविता है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे तो इसका जो सार संक्षेप है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पूर्ण मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ग है आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर जो इसका हिस्सा बच गया है आप उसको यहाँ से और यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। जिस तरह से चक्री घूमती रहती है उसी तरह उनका मन एक स्थान पर न रहकर भटकता रहता है, अर्थात उनका चित्त चंचल है। तो उन लोगों को गोपियों ने कहा कि उन लोगों को योग की शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ख वाला देख लेंगे उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए और फिर इसका आंसर भी आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। उत्साह क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जीवन में सकारात्मक संदेश अपनाने का संदेश है। ठीक है, जो ये यहाँ से यहाँ तक ही ये है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या हम 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? गद्यांश है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें भी एक गद्यांश करना है और उसके नीचे दिए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। आपको 2 गद्यांश दे रखे होंगे, 2 में से आपको एक करना है। तो पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए। आषाढ़ की रिमझिम को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ तक गद्यांश है तो आप पहले गद्यांश को कंप्लीट पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आषाढ़ की रिमझिम का जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। कि जो आषाढ़ की जो रिमझिम है उसका जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आपको चित्रण करना है। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इसमें जो ख वाला खंड है, ख वाला प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं कि बाल गोविंद भगत की मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो ये बाल गोविंद भगत की जो संगीत की विशेषताएं हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, मैं प्रश्न को पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पैसेज वाले हैं तो आप इस पैसेज को भी यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे। पिता के ठीक विपरीत थी से लेकर और सहिष्णुता तक आप इसको पढ़ लेंगे। ये किसने लिखी है? मन्नू भंडारी ने लिखी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नों को उत्तर भी देख लेंगे कि लेखिका अपनी माँ को पिता के ठीक विपरीत क्यों देखती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक है। ठीक है, कि वो माँ के बारे में कहती है कि मन्नू भंडारी की माँ उसके पिता के ठीक विपरीत थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी जबकि उसके पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। धरती से ज़्यादा उनमें धैर्य था, सहन शक्ति उनमें थी और पिताजी की हर जाति को वो आराम से सह लेती। बच्चों की जो हर जिद और हर फरमाइश सहज भाव से स्वीकार कर लेती। आप यहाँ तक लिख देंगे तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसका जो दूसरा खंड है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण देखे और किस रूप में। ठीक है, तो उनके मन्नू भंडारी कहती हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके स्वभाव में धैर्य और सहन शक्ति थी। ठीक है, माँ के धैर्य और सहनशीलता के गुण को वो दब्बूपन के रूप में देखती थी। ठीक है, वो कहती थी कि उनमें त्याग का गुण विद्यमान है, लेकिन कैसे विद्यमान है? मजबूरी में। ठीक है, तो वो उन गुणों को वो ऐसे देखती थी। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम प्रश्न संख्या 11 देखें, 11 देखें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों को देखना है। ठीक है, बोर्ड में आप सिर्फ 2 प्रश्नों को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए क वाला देख लेते हैं कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई तागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, तो सुई तागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। कपड़े के 2 टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को क्यों नहीं मानते थे।
तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, कि वो क्यों नहीं मानते, क्योंकि जब उनकी बेटी की मृत्यु हुई तो सब लोग शोक कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि डफली बजाते हुए कह रहे थे कि आत्मा ये क्या हो गया, ये आनंद मनाने का समय है, दुख मनाने का नहीं। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया और उन्होंने बेटे का दाह संस्कार भी अपने पुत्र वधू से कराया। ठीक है, और फिर पुत्र वधू के भाई को बुला के उसकी दूसरी शादी कराने के लिए कह दिया। तो ये उन्होंने जो सामाजिक मान्यताएं थी उनको वो नहीं मानते थे। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर गौ है, यदि पे आपको बोर्ड में सिर्फ 2 ही करने, लेकिन यहाँ आप तीनों करेंगे। ठीक है, तो तीसरा है, एक कहानी यौबी नामक आत्मकथ्य में लिखेगा कि पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा भटियार खाना क्यों कहा। ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि रोटी पकाने से क्या होता है, जो राष्ट्र और समाज की समझ विकसित नहीं हो सकती है और योग्यता नष्ट हो जाती, इसलिए उनके पिता रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का एक है, हवलदार साहब हमेशा चौराहा पर रुकते और नेताजी को निहारते, क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो ये कहानी स्पष्ट होगी। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि वो चौराहे पे रुकते थे, नेताजी को निहारते थे और उनको देख के उनके दिल में देश प्रेम का जो जज्बा था वो प्रबल होता था। ठीक है, अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के का दिल से वो सम्मान करते थे और उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखना अच्छा लगता था। ठीक है, तो यहाँ तक लिखेंगे तो प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें जो ख वाला है कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कि जब उनकी बेटे की मृत्यु होगी और उन्होंने कहा कि बहू को ले जाके बहू के भाई को बुला के कि भाई इसकी दूसरी शादी कर दो, तो जो पुत्र वधू थे उनने उनको नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि भगत के बुढ़ापे का वो एकमात्र सहारा है और अगर वो भी चली जाएगी तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको सिर्फ 3 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। क वाला है इसमें, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो मैंने ये बिंदुवार लिखे हैं। ठीक है, आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्ति अपनी विविध प्रकार की हरकतों से करते हैं। वे अपने माता पिता के हट द्वारा अपनी मांगों को मनवाते हैं और मिल जाने पर विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता के रोज़मर्रा के खेल और बातों को बताकर, ठीक है, अपनी जो रोज़मर्रा के खेल हैं और बातों को बताकर, माता पिता की गोद और पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ रहकर उनसे प्यार व्यक्त करके वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, यहाँ से और यहाँ तक। ओके, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हो। जो स्टूडेंट जो प्रश्न नहीं आ रहा समझ में, आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं। माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। आपको ये लिखना है कि आज क्या क्या उस 30 के दशक में क्या था और आज के दशक में क्या है। ठीक है, आपको तुलना बतानी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आज की ग्रामीण संस्कृति में निम्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले तो क्या है कि पहले जो गांव थे वो पेड़ों की छांव में कच्ची मिट्टी और छान के बने हुए होते थे। आज उनकी जगह ज़्यादातर मकान क्या हो गए, गाँव में भी पक्के मकान बन के हैं। विज्ञान के प्रभाव में आके लालटेन का स्थान बिजली ने ले लिया है और बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब जो खेतीहारी मजदूर हैं, ये किसान हैं, उनकी संख्या पहले की तुलना में घट गई है। पहले गांव में बहुत सीधे साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज गांव में भी दिखावट वाला जीवन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स 100% इस प्रश्न में 100% मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब इसका गौ खंड देख लेते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता है। ठीक है, कर रहा था, ये आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप घ लिखेंगे। घ है कि जितेन नार्गी की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। पहले आप
यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए और फिर इसका जो पार्ट बच गया है आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। और इस प्रश्न के साथ ही आपका खंड अ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको खंड अ के सारे प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे और सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं। स्टूडेंट, अगर आपने खंड अ के सारे प्रश्न नोट कर लिए हैं, सारे समझ में आ गए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। चलिए अब हम खंड ब देख लेते हैं और ये आपके संस्कृत से संबंधित प्रश्न होते हैं। जो आपकी संस्कृत की किताब है उससे संबंधित आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें आपको गद्यांश पढ़ना होता है और सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 4 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ वहाँ बोल्ड में सिर्फ 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अच्छे से गद्यांश पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक। बोर्ड में आपको जो 15 मिनट मिलते हैं आपको उसी में पढ़ लेना ये अच्छे से। ठीक है, आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं लेकिन पहले 15 मिनट में ही इसको पढ़ लीजिए। चूँकि इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। उसके बाद आप ये जो प्रश्न दे रखे हैं क वाला, इसका आप आंसर लिख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर पहले प्रश्न लिखिए और फिर इसका यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख लीजिए। इसके बाद आप प्रश्न संख्या ख और ग भी लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्न संख्या ख और ग भी आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसमें जो चौथा प्रश्न है घ वाला, उसको भी आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 के सारे प्रश्न नोट कर लिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या होता है, पद्यांश होता है। जैसे वहाँ काव्यांश आता है, हिंदी में काव्यांश आता था और उसमें आपको क्वेश्चन करने होते थे। इसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से आप किन्हीं 2 को करने बोर्ड में। आप पहले अच्छे से पद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद आप क वाला प्रश्न यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप ख और ग वाला प्रश्न भी नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। अब आई होप कि आपको तीनों प्रश्न अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर क, ख और ग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो घ वाला है, चाणक्य वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक साल आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप अवश्य नोट कर लें और याद कर लें इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों को, यहाँ तो वाक्य काफ़ी दे रखे हैं लेकिन सिर्फ आपको 4 वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको यहाँ पे शब्द सूची दे रखी है। ठीक है, ये आपको शब्द सूची दे रखी है और इनमें से आपको क, ख, ग, घ, च तक आपको करना है। मैंने सब यहीं पे लिख दिए हैं, आप भी इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे आप सभी नोट कर लें, वहाँ आपको सिर्फ 4 ही लिखने, जो भी आपको 4 आ रहे हैं आपको सिर्फ 4 लिखने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको पहले संधि करनी है। नय धन अक, तो नय धन अक क्या है, नायक। ठीक है, यद्यपि आपको सिर्फ संधि करनी है लेकिन मैंने यहाँ पे संधि का नाम भी दे रखा है कि ये कौन सी संधि है, ये अयादि संधि है। ठीक, दूसरा प्रश्न है इसमें कि सूर्यधन उदय, तो सूर्यधन उदय का हम संधि करेंगे तो क्या निकलेगा, सूर्योदय। और ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। ठीक है, आपको सिर्फ संधि करनी है। अगर आपको संधि का नाम पता नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चूँकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए, लेकिन वहाँ आप सिर्फ संधि ही लिखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम ख देख लेते हैं। इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। स्वागतम, तो स्वागतम की संधि विच्छेद क्या है, सुधन आगतम, और ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। दूसरा आ रखा है आपके इत्यादि, तो इत्यादि की संधि विच्छेद क्या है, इति धन आदि, और ये भी क्या है, ये भी यण संधि है। आपको सिर्फ संधि विच्छेद करना है। ठीक है, संधि का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब हम गौ वाला देख लेते हैं कि समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ठीक है, वहाँ तो आपको सिर्फ संधि करनी थी और संधि का नाम नहीं लिखना था, लेकिन यहाँ तो आपको समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो पहला है नीलोत्पलम,
तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, नीलाम च तत् उत्पलम। और ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो आप इसको इन दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद गौ वाला देख लेते हैं। गौ वाले में आपको क्या करना है, इनके उपसर्ग आपको अलग करने हैं। तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ में क्या था, अन उपसर्ग था, अनुकूलम में अनु उपसर्ग था, ठीक है। तो आपने ये भी यहाँ तक नोट कर लेने, दोनों नोट कर लेना आप, ठीक है। अब गौ वाला देखते हैं। गौ में क्या करना है आपको कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे डॉट डॉट है और आपको इन दोनों में से कोई एक चुनना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चुनना है जो सही वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इनको नोट कर लीजिए, दोनों को आप नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना होता है, 4 वाक्य प्रयोग करने होते हैं। आपको 6 दे रखे होते हैं, इनमें से आपको सिर्फ 4 करने होते हैं। यद्यपि मैंने पूरे 6 के 6 के कर रखे हैं, लेकिन आप बोर्ड में सिर्फ 4 ही करेंगे, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। और बोर्ड में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, जिनका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उनके नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। आपके पास जो स्केच पेन है उससे आप अंडरलाइन करेंगे। इससे जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसका अथवा वाला कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको अनुवाद करना होता है, समझ रहे हैं, सिर्फ 2 का करना होता है। आपको अनुवाद करना है। ये क ख ग 3 दे रखे हैं कि वह फूल सूंघती है, हम दोनों विद्यालय गए, तुम रामचरितमानस पढ़ो। तो इनमें से आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड में है, घर में आप अभी सॉल्व कर रहे हैं तो आप तीनों अपनी कॉपी में नोट करें। ये था आज का हमारा वीडियो। स्टूडेंट, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सभी प्रश्नों को नोट कर लिया है और सारे प्रश्न समझ लिए हैं। अगर आपने सभी प्रश्न नोट कर लिए हैं, समझ लिए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप सारे प्रश्नों को अवश्य समझें, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में अवश्य 100% मार्क्स आप प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य यही होता है कि आपके मार्क्स 100% आए, ठीक है। इससे कम तो बिल्कुल मंजूर नहीं। आप 100% मार्क्स को अवश्य प्राप्त करें। मेरी जो आपकी आने वाली परीक्षा है, बोर्ड परीक्षाएँ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।